नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राचीन समय में जो प्रबंध गायन प्रचलित था उसके बारे में। शास्त्रों में गायन के निबद्ध और अनिबद्ध दो भेद बताए गए हैं। निबद्ध वो जो ताल में बद्ध होता है, ताल में बंधा हुआ होता है, और अनिबद्ध वो जो ताल से मुक्त होता है, अर्थात आलाप जैसा जो गायन होता है वो अनिबद्ध कहलाता है। स्वर, ताल और पद ये तीन ऐसे तत्व हैं जिनका एक साथ बंधा होना निबद्ध गान में आवश्यक होता है। निबद्ध गान के शास्त्रों में जो नाम मिलते हैं वो है प्रबंध, वस्तु और रूपक। इनमें प्रबंध सर्वाधिक प्रचलित था और प्रबंध का जो शाब्दिक अर्थ है वो है प्र प्लस बंध, अर्थात प्रकृष्ट रूपेण बंध है, यानी कि वो गेय रचना जिसमें अंगों को भली भांति और सुंदर रूप से बांधा गया हो। इसीलिए प्रबंध में जो अंगों का जो भी अंग उसमें इस्तेमाल होते हैं उनका बंधा होना बहुत अच्छे तरीके से आवश्यक होता है। आज के समय में अगर हम देखा जाए तो प्रबंध का जो प्रकार है वो बंदिश को हम प्रबंध कह सकते हैं। ऐसी रचना जिसमें ताल, स्वर और शब्द तीनों निहित होते हैं। प्रबंध अत्यंत प्राचीन है और प्राचीन समय में प्रबंध गायन बहुत प्रचलित था। बृहददेशी जो ग्रंथ है मतंग का, उसमें 49 यानी कि 49 देशी प्रबंधों का और शारंगदेव के रत्नाकर जो है उसमें 75 प्रबंधों का उल्लेख प्राप्त होता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नृत्य संबंधी ध्रुव और गीत दो प्रकार के प्रबंधों का वर्णन किया है। तो आप इनकी संख्या भी अगर ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन छोटे मोटे आ जाते हैं पर इतना कोई विशेष नहीं है। प्रबंधों का वर्णन करते हुए मतंग ने बताया है कि वे सभी प्रबंधों को देशी प्रबंध के अंतर्गत मानते थे। शारंगदेव ने अपने प्रबंधों का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया है: सूढ़ प्रबंध, आलीक्रम प्रबंध और विप्रकीर्ण। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि शारंगदेव ने अपने प्रबंधों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है। तो सूढ़, आलीक्रम और विप्रकीर्ण। सूढ़ के दो भेद थे, शुद्ध सूढ़ और सालक सूढ़। इसके बाद बात करते हैं प्रबंध में क्या क्या चीज़ें निहित थी। देखिए, प्रबंध जो है उसमें निबद्ध गान के जैसे मैंने आपको बताया कि 3 रूप थे: प्रबंध, रूपक और वस्तु। तो प्रबंध जो था वो बांधना, अर्थात उसमें उसको बांधने के लिए या प्रबंध के लिए 6 अंग उसके मुख्य बताए गए हैं और 4 धातु। ये प्रबंध में होना आवश्यक था। इस अंग जो हैं 6 होते हैं और धातु जो है वो 4। लेकिन इससे कम संख्या की धातु और अंग के साथ भी प्रबंध बनाए गए थे। ये अधिकतम जो है वो संख्या है। देखिए, अब ये 6 अंग कौन कौन से हैं वो है स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और ताल। ये 6 अंग हैं जो प्रबंध के अंग हैं। और धातु कितनी है? 4। कौन कौन सी है वो? उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव और आभोग, ये 4 धातु हैं। तो ये 6 अंग और 4 धातु जब एक साथ बंधकर प्रयुक्त होते हैं या प्रदर्शित होते हैं तो ये प्रबंध की संज्ञा प्राप्त करते हैं। स्वर तो जैसा कि आपको पता ही है, स्वर तो सारे गाँव पा धा नी, इसके बिना कोई रचना बन भी नहीं सकती है संगीत में। विरुद्ध, इन प्रबंधों का प्रचलन नाटकों के काल में था। विरुद्ध जो एक अंग बताया गया है प्रबंध का, वो नाटक के काल में था और नाटक में ही इसका प्रयोग किया जाता था। इन गीतों में पात्र, संदर्भ या कभी कभी देवताओं का वर्णन भी हुआ करता था। पात्रों का गुणगान जो किया जाता था वो इस प्रबंध के अंग के अंतर्गत आता था। इसमें गीत में जो नायक है उसका नाम, कुल इत्यादि का वर्णन विरुद्ध कहलाता था। इसके बाद बारी आती है पद। पद शब्द को कहा जाता है। नायक के शौर्य और गुणों का वर्णन जब किया जाता है जिन शब्दों के द्वारा, वो पद कहलाते हैं। तेनक, इस अंग में ओम, तत्, सत, तत्वमसि, जैसे तत्वमसि, ये अलग अलग जो मंगल वाक्य हैं उनका प्रयोग इसमें किया जाता था। तेन हुआ, तो ये जो वाक्य हैं मंगल वाक्य, इनका प्रयोग तेनक में किया जाता था। पाठ, पाठ में ताल के बोलों का प्रयोग होता था। ताल के बोलों का जब ध्वनि के साथ वीणा और शंख और इन सब के ढोलों की ध्वनि के साथ जब उच्चारण किया जाता था तो उसे पाठ कहते थे। ताल, समय के माप को ताल कहते हैं, जैसा कि हम पहले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। और प्रबंध का एक
आवश्यक अंग है ताल। ताल के मतलब बिना प्रबंध नहीं बन सकता, ये एक आवश्यक अंग है। तो ये हुए ताल प्रबंध के 6 अंग। अब देखिए इन अंगों के आधार पर प्रबंधों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि देखिए अधिकतम 6 अंग और 4 धातु हैं, लेकिन इससे कम की संख्या में भी प्रबंधों का निर्माण होता था, उनकी रचना होती थी और गाए बजाए भी जाते थे। तो ये वर्गीकरण किया हुआ था प्रबंधों का इस आधार पर कि उसमें कितने अंग और कितने धातु का प्रयोग हो रहा है। तो जैसे मेदिनी जाति है, इसमें ऊपर दिए गए सभी 6 अंगों का होना आवश्यक होता था। आनंदिनी जाति है, इसमें प्रबंध में 5 अंगों का होना आवश्यक होता था, माफ़ कीजिएगा। इसके बाद बारी आती है दीपिनी की। दीपिनी जाति जो है उसमें प्रबंध के को 4 अंग होने का मतलब प्रावधान था कि 4 अंग कम से कम उसमें होने चाहिए। भाविनी जाति में 3 अंग, तारावली जाति में केवल 2 ही अंग होते थे। और इन सब जाति के प्रबंधों में ताल का प्रत्येक जाति में रहना आवश्यक होता था। मतलब कि जो 6 अंग हैं उसमें से ताल तो हर एक वर्गीकरण में जो भी है प्रबंध के हर एक वर्ग में होगा। ताल के अलावा और कौन से अंग हैं उसमें जो उसमें प्रयुक्त होंगे उसके आधार पर उसकी जाति निर्धारित होती थी। और 4 धातुओं का जो स्पष्टीकरण है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। पहला है उद्ग्राह। उद्ग्राह जो है उसमें उद्ग्राह और ये ध्रुव दूसरा जो एक है, मतलब 4 जो धातु उसमें से उद्ग्राह और ध्रुव जो है वो आवश्यक अंग हुआ करते थे किसी भी सांगीतिक रचना का। और ध्रुव को आधुनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्थाई के समान समझा जा सकता है। आज गीत के स्थाई से पूर्व कुछ नहीं गाया जाता, लेकिन उस समय गीत के ध्रुव के पूर्व एक उद्ग्राह गाया जाता था। मतलब ध्रुव अगर स्थाई है तो स्थाई से पहले जो आलाप होगा या कहिए कि जो गायन स्थाई से पहले जो गायन होगा वो उद्ग्राह की संज्ञा प्राप्त करता था। लेकिन आज के समय में ऐसा प्रचलित नहीं है। इसके बाद बात करते हैं ध्रुव की। तो ध्रुव जो है वो उसका अर्थ है अचल होना या जो इधर उधर हिले नहीं। तो कोई भी जो प्रबंध है उसमें ये धातु जो था ध्रुव, इसकी अनिवार्यता होती थी। चूँकि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये अचल है, ये होना ही होना है। मेलापक। उद्ग्राह और ध्रुव के मध्य भाग में जो अंतर नामक एक 5वीं धातु और होती थी, उसके इस प्रबंध का जो बताऊं, देखिए आपको थोड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ। उद्ग्राह और ध्रुव को मिलाने वाली जो कड़ी है वो है मेलापक। उसका नाम जो मेलापक है वो मेलापक नाम से ही उसके अर्थ स्पष्ट हो रहा है। उद्ग्राह और ध्रुव के मध्य का जो अंतर है वो मेलापक है। आभोग। प्रबंध की पूर्ति करने वाले भाग को आभोग धातु कहते थे। धातुओं की दृष्टि से भी प्रबंध 4 धातु, चतुर्धातु, त्रिधातु और द्विधातु 3 प्रकार के होते थे। इनका भी वर्गीकरण धातु के संख्या के आधार पर था। उद्ग्राह और ध्रुव जो है वो प्रत्येक प्रबंध में आवश्यक होते थे। त्रिधातु जो प्रबंध है उसमें मेलापक नहीं होता था, और द्विधातु जो प्रबंध है उसमें उद्ग्राह और ध्रुव तो होते ही थे, या फिर ध्रुव और आभोग या फिर उद्ग्राह और आभोग, ये इसमें हो सकते थे। अभी आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो इन सब चीज़ों का कोई अस्तित्व अब नहीं बचा है। ये प्राचीन समय की गायन शैलियों के वर्णन है। आज के समय में हम इतना ही कह सकते हैं कि उस समय जो गायन प्रचलित था, जिस प्रकार के संगीत उस वक्त प्रचलित था, उसका प्रायोगिक रूप से कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं है। शास्त्रों में जो भी लिखा गया है उसके आधार पर हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। एक देखिए राग कदम नाम की भी एक रचना है, जिसमें जो राग कदम जो है ऐसा प्रबंध कहा जाता था जिसमें अनेक रागों का प्रयोग होता था। मतलब जैसे आज के समय में राग मालिका है, या जैसे कई रागों को लेकर राग मालिका बनती है, रागमाला बनती है, उसी तरह उस समय भी इस तरह के प्रबंध प्रचलित थे जहाँ पे एक से अधिक रागों का एक साथ गायन होता था, और उस जो रचना है उसको कहा जाता था राग कदम।
इसके बाद बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आज के समय में वो ये राग कदम्ब और ये सब इनकी हमें कोई जानकारी नहीं है, पर आज के समय में है जैसे रागमाला हुआ, रागमालिका, राग सागर, जिनमें कई रागों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, इसी प्रकार का वो प्रकार रहा होगा, ऐसा हम सोचते हैं। प्रबंध जो है वो अलग अलग तरह के थे, जैसे मात्र का प्रबंध है, पंचतालेश्वर प्रबंध है, केवाड़ प्रबंध है, द्विपदी प्रबंध है, इसके अलावा द्विपथक प्रबंध है। तो प्रबंध कई प्रकार के थे। देखिए ये बहुत ज़्यादा डीप में मैं आपको इसमें नहीं बता रही हूँ, मैं नोट्स जो प्रोवाइड करवाऊँगी उसे आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपके इतने ज़रूरत का नहीं है कि मैं उसे हर एक बात को आपको ठीक से बताऊँ। प्रबंध की जब बात की तो हमने बात की थी कि भाई निबद्ध गान के 3 प्रकार थे, प्रबंध, रूपक और वस्तु। तो रूपक और वस्तु के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रबंध की तो हमने बात कर ही ली है, अब रूपक की बात करते हैं। जब नाटकीय तत्वों पर बल ज़्यादा दिया जाता था तो उस रचना को रूपक कहते थे, मतलब कि नाट्य शास्त्र में जो वर्णन है वो संगीत का नाटक के एक अंग के रूप में ही बताया गया है। तो जब किसी रचना का नाटकीय तत्वों पर अधिक बल होता था तो वो रूपक कहलाती थी, जिसका आज के समय में कोई अस्तित्व नहीं बचा है। और वस्तु का जो अर्थ है वो है अंग और धातु के मिश्रण से बनी संपूर्ण रचना। रचना में जैसे कई भाग होते हैं अलग अलग, तो किसी में कौन सा अंग है, किसी में कौन सी धातु का प्रयोग हो रहा है, उस आधार पर उस रचना को वस्तु की संज्ञा दी जाती थी। ये हो गया हमारा प्रबंध का जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट। इस और कई प्रकार के प्रबंधों का वर्णन मिलता है, जैसे प्रबंध के 2 भेद हमें मिलते हैं, निर्युक्त प्रबंध और अनिर्युक्त प्रबंध। तो इसी तरह से और भी कई सारे प्रबंधों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, पर आज के समय में चूँकि ये गायन पद्धति प्रचलित नहीं है, इसलिए इसके बारे में जितनी आवश्यक जानकारी आपको होनी चाहिए उतनी मैंने आपसे डिस्कस की है। और बाकी जब मैं PDF आपको प्रोवाइड करवाऊँगी तो आप उसे ठीक से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।